हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे एंड गियर अप होंगे आज के सेशन के लिए। तो आज हम लोग एक डिफरेंट सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। सेगमेंट इन द सेंस एक डिफरेंट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको बताओ तो हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव हमने कवर करा हुआ है, हमने कर लिया था। मतलब मैंने आपको बेसिकली अगर बताऊं तो आपको मैंने सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट से बताया था कि आपके तीन मेजर बॉडीज हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फर्स्ट वाज यूनियन एग्जीक्यूटिव, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट, जिसके अंदर प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे एंड ब्ला ब्ला चीजें हमने यहाँ पर देखी थी। देन वी हैव सीन द यूनियन पार्लियामेंट, सॉरी मतलब यूनियन यूनियन लेजिस्लेचर वाला पार्ट हमने देखा, जिसमें हमारा पार्लियामेंट का सिस्टम था, वो भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया। ठीक है, अच्छा इसमें हमने स्टेट पार्लियामेंट के रिगार्डिंग बात नहीं करी बिकॉज हमने स्टेट के रिगार्डिंग जिक्र ही नहीं किया, हम यूनियन के रिगार्डिंग चीजें बात कर रहे हैं। लेकिन यही सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको पढ़ लोगे तो आपका स्टेट वाले जो मुद्दे होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इजीली कवर अप हो जाएंगे। नो नीड टू वरी मच अबाउट दैट। और उसको अपन कोशिश करेंगे कि एक या दो क्लास के अंदर रैप अप भी कर दें। ठीक है, नाउ वी कैन फोकस ऑन द यूनियन जुडिशरी वाला पार्ट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, जो कि आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं इस पूरे सेशन को। मेरा नाम है आकाश एंड आई रियली वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रिपल एस। और शुरू करते हैं सर कहानी। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, ये कुछ एग्जाम्स है जो कि मैंने क्रैक किए हैं। अलॉन्ग विद दैट आई एम आल्सो हैविंग अ डिसेंट एक्सपीरियंस। आप सभी लोग मुझे जानते ही हो। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी दिक्कत कोई परेशानी आती है, मैं सारा आकाश के नाम से आपको मेरा ये जो चैनल है उससे मैं कमेंट करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। देन आगे बढ़ते सर, आगे बढ़ के कहानी जो हमारी बहुत 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 इंपॉर्टेंट कहानी शुरू होगी। वी गोना टॉक अबाउट द जुडिशरी। देखो जुडिशरी में आपके कई ऑफिसेस आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पर दो मेजर ऑफिसेस पढ़ाऊंगा, उसके अलावा जो टॉपिक्स होते हैं थोड़े से इतने सारा काम के नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि एक तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, एक हाई कोर्ट हो गया। ये तो हम एक्सटेंसिवली पढ़ने वाले हैं। अगर टाइम बचा और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो यहाँ पर मैं आपको पीआईएल का कॉन्सेप्ट हो गया, लोक अदालत हो गया, ये सब टॉपिक्स भी आपको बता दूंगा। जन अदालत, लोक अदालत जो आपके कॉन्सेप्ट आते हैं, दीज कॉन्सेप्ट्स आर आल्सो समथिंग दैट कैन बी स्टडीड फॉर श्योर, बट एज फार एज योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव दिस इज नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड. Yes, if you are preparing for JKS, JKPSC, then this is a very very important topics and mains आंसर राइटिंग के ऊपर भी यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आ जाते हैं, तो थोड़ा सा उसको फोकस करके पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं सर जुडिशरी के रिगार्डिंग। सबसे पहली बात तो आपको समझनी होगी, मैंने आपको बहुत पहले मतलब काफी पहले हो चुका, जब मैंने आपको समझाए थे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने वहां पर आपको एक लाइन पढ़ाई थी कि हमारी जो जुडिशरी होती है वो क्या है, आपकी इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे देश में देखने को मिलेगी। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया कि सर क्या है, वो ना एग्जीक्यूटिव के अंडर आती है, ना ही वो किसके अंडर आती है, ना वो पार्लियामेंट के अंडर आ रही है। मतलब बिल्कुल क्या है, इंडिपेंडेंट सिस्टम इसका देखने को मिल जाएगा आपका। इसी इंडिपेंडेंट वर्ड से आप एक चीज और समझेंगे कि इंडिपेंडेंट तो है, इसके साथ साथ हमारी जो सिस्टम है ना वो क्या है, आपका इंटीग्रेटेड सिस्टम है। हमारी जो जुडिशरी है वो क्या है, आपकी इंटीग्रेटेड सिस्टम है। देखो ये सब ना बहुत कम पढ़ते हैं, आप बुक्स वगैरह में जाके देखोगे बहुत ज्यादा इसको मतलब ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान समझना। ये क्या आपका सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम आपका एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये इसका मतलब ये हुआ कि जो कोर्ट्स है ना वही बाकी कोर्ट्स को चला रहे हैं। मतलब कोर्ट्स रन बाय कोर्ट्स। इसका मतलब क्या हो गया, देखो सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो क्या आपका एपेक्स कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं क्या, दिस इज द एपेक्स कोर्ट। मतलब क्या टॉप लेवल के ऊपर आपको कोर्ट देखने को मिल जाएगा, कोर्ट देखने को मिल जाएगा। ये आपका सुप्रीम कोर्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट कोशिश करेगा कि क्या करे, वो हाई कोर्ट की वर्किंग को मैनेज करे, हाई कोर्ट की वर्किंग को या मतलब सेटअप करे। हाई कोर्ट कोशिश करेगा कि वो क्या करे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वर्किंग को सेटअप करे। और इसके बाद नीचे क्या आता है, कुछ और आपके मैजिस्ट्रेट्स वगैरह, लोअर कोर्ट्स वगैरह, कुछ छोटे मोटे आपके और तरीके देखने को मिल जाते हैं, लोकल गवर्नेंस टाइप के, या फिर कह लो कि लोक अदालत वगैरह हो गई, वो सब कुछ देखने को मिल जाते हैं। तो होता क्या है, ये सब के सब यहाँ पर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो क्या करते हैं, दूसरे कोर्ट्स की क्या करे, वर्किंग में हेल्प करे। ऑफ कोर्स यहाँ पर सबसे टॉप सुप्रीम पे कौन रहेगा, सुप्रीम कोर्ट विल बी द टॉप सुप्रीम। ये तो मतलब आपको पता ही है इसके बारे में, ये तो ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम कि सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम आपका रहता है। मतलब आप ना कोर्ट्स को आप फंक्शनिंग के बेस के ऊपर आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते। यस ऑफ कोर्स जो उनकी रेंज है उसके बेसिस पर हमने क्या किया, इनको सेपरेट किया कि सुप्रीम कोर्ट नेशनल लेवल के मुद्दे देखेगा, हाई कोर्ट जो है वो स्टेट लेवल के मुद्दे देखेगा, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इसकी प्रेजेंस होगी। लेकिन वैसे क्या है, एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है, मतलब सबके सब यहाँ पर क्या है, आपके साथ में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड ना ओके चलो भाई अब शुरू करते हैं सर। ऐसे ही आपकी मतलब बताया मैंने आपको कि यहाँ पर ये तो आपका मतलब बेसिक ओवरव्यू हो गया। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपका, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, और इस लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आसपास ही कहानी चले, और बाकी सबकी जो कहानी होगी वो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हाई कोर्ट विल बी इन द फॉलोड अप चैप्टर्स। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल नंबर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आर्टिकल नंबर इसको याद रखेंगे,
बहुत ही आसान तरीका है याद रखने का, 1 2 का 4 यानी कि 1 2 1 4। जब मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का आर्टिकल कितना होगा, 1 और 2 को क्या कर दो आपस में रिप्लेस कर दो, यानी कि वो क्या बन जाएगा आपका 214 बन जाएगा। इट्स सो इजी, इट्स वेरी इजी। ऑलराइट, चलो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट देखो, आपको पता है मैंने शुरू से आपको एक चीज समझाई है कि आर्टिकल्स को याद करने के पीछे जब आप भाग रहे हो थोड़ा बहुत लॉजिक वगैरह भी देख लिया करो। आपको पता है कि कोई भी आप नई चीज पढ़ते हो, सबसे पहला आर्टिकल क्या कहता है, सबसे पहला आर्टिकल यही कहता है कि आर्टिकल 124 का क्लॉज 1 क्या कहेगा कि देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट, एज सिंपल एज दैट। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और आपको मजाक की बात नहीं है, अभी कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन पहले क्या, अभी जस्ट मैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कल ही एग्जाम हुआ है पंजाब एसआई का, पंजाब सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ। और पता है, आप मानोगे नहीं, वहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि किस आर्टिकल नंबर में लिखा हुआ है दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये आर्टिकल पूछा हुआ है। अब यार इतना दिमाग लेने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने आपको बताया था कि आपको रट्टे भी नहीं मारने, आप एक आर्टिकल पढ़ लो 52, आर्टिकल 52 पढ़ लो, सारे सारे एग्जीक्यूटिव के आर्टिकल आपको लगभग याद हो जाएंगे, या फिर अप्रोक्सीमेट रेंज आपको याद हो जाएगी। ये कौन सा हो गया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, इसके अंदर एक प्लस कर दो, कितना बन जाएगा आपका, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, है ना, 5 से 6 और 2 से 3 हो गया। उसके बाद क्या करो आप यहाँ पर 74 आर्टिकल नंबर में क्या पहुंच जाएगा, देयर शैल बी अ सेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनके हेड कौन होंगे, मतलब विच विल बी, जिनके हेड होंगे पीएम एंड दैट विल बी गवर्न विच इज आल्सो कॉल्ड एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो। यही क्वेश्चन पूछा गया था पंजाब एसआई के एग्जाम में, मतलब क्या ही मजाक क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ, है ना। तो बस लॉजिक पे ध्यान दो और मामला आपका बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, खैर पॉलिटी से काफी सारे क्वेश्चन वहां पर आए थे। चलो एनीवेज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। क्या है आपका, हाँ, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा मैं आपको बता दूं, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पंजाब एसआई का पेपर जो है वो अवेलेबल नहीं है, नेट पे अवेलेबल नहीं है, ऑफलाइन में हुआ था, लेकिन पिछली बार भी यहाँ पे थोड़ा स्कैम वैम सा हो गया था, तो इस चक्कर में ये पेपर आपको मिलेगा नहीं। तो परेशान होने की जरूरत मत करना कि कभी ढूंढने लग जाओ, ठीक है। जब आएगा तब मैं आपको आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगा, और आई कैन मे बी शेयर विद यू एज वेल। ओके, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजिंग ऑफ CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक आपके देखने को मिल जाएंगे, और प्लस कितने, एंड 30 अदर जजेस, 30 अदर जजेस। ध्यान से सुनना, ध्यान से इसको रख कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। 30 अदर जजेस, 30 अदर जजेस, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और क्या होंगे आपके 30 जजेस होंगे। देखो अभी मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे सर 30 कहां होते हैं, 33 होते हैं, बिल्कुल सही बात है, बस चीजें याद करनी आनी चाहिए आपको। कैसे, ये 30 वाला जो सिस्टम है ना, ये आपका अभी नहीं है, ये आपका पहले हुआ करता था। अब क्या हो गया सर, अब क्या हो गया, अब ये 30 से बढ़कर कितने हो चुके हैं, 33 हो चुके हैं। मतलब अभी की बात नहीं है, 2019 में हुआ था चेंज, लेकिन अब याद रखना कि ये चेंज बाद में किया गया था। तो सीजीआई तो अभी भी है, और प्लस 33 अदर जजेस हो गए। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका, कई एग्जाम में आ चुका है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ द बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बेंच के अंदर कितने सारे आपके देखने को मिल जाएंगे लोग, थोड़ा मिलाकर 34 लोग देखने को मिल जाएंगे। और ये जो हुआ है सर आपका 2019 के बाद हुआ है। 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया था नंबर ऑफ जजेस एक्ट इशू किया था। इसके दौरान 2019 में आपका आया था, उसके दौरान क्या हुआ, ये आपका 33 नंबर को बढ़ा दिया गया, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे पेंडिंग केसेस वगैरह पड़े हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताने की थोड़ी सी कोशिश करूं तो हमारे देश में मतलब कितने आपके मतलब एग्जैक्टली अगर फिगर आपको बताऊं तो अराउंड 60% ऑफ द केस, मतलब अगर आप जहां पर जाकर फाइल कर दो तो 60% ऑफ द केस, 60% बोल दिया गलती से मैंने, अराउंड यहां पर देखा जाए कि 2021 का डाटा, हाँ 21 का डाटा मेरे पास है, 2021 का डाटा के हिसाब से 60 लाख से ज्यादा के आपके पेंडिंग केसेस हैं, 60 लाख से ज्यादा आपके क्या है आपके पेंडिंग केसेस हैं। तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हो, दैट इज 42% ऑफ द एंटायर केस जो भी आपके हमारे देश में आते हैं, जो वो पेंडिंग हो जाते हैं। और ये इसमें जो 42% केसेस है ना, ये वो वाले केसेस हैं जो कि क्या है 5 साल से ज्यादा का डिले इनका हो चुका है। तो दिस इज अ वेरी वेरी क्रूसम नंबर, ठीक है, ऑल टुगेदर। पर चलो एनीवेज हम लोग इसके रिगार्डिंग ज्यादा जिक्र नहीं करते। अब देखो जरा, ये जो है सुप्रीम कोर्ट है सीजीआई। अच्छा बाय द वे सीजीआई इस टाइम पर कौन है, देखो एज फार एज मुझे नहीं पता ये वीडियो आपको कब मिलेगी, मैं वीडियो फिलहाल के जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तब हमारे देश के जो सीजीआई है वो कौन है आपके, दैट इज द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलेंगे। इनका नाम क्या है, इनका नाम है आपका दैट इज यू ललित, ठीक है। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले ही न्यूज आई थी कि क्या कहते हैं नेक्स्ट वाले जो होंगे वो आपके भी उनके मतलब उनको
उनकी अपॉइंटमेंट होने वाली है। और जहां तक मुझे लग रहा है जितना भी मतलब एक्सपर्ट्स वगैरह कह रहे हैं, मुझे पता नहीं है ये फाइनल है कि नहीं अभी, तो अगर ये गलत हो जाए तो मैं इसको करेक्ट कर दूंगा जब ये वीडियो आपकी आएगी, तो मैं कमेंट करके करेक्ट कर दूंगा इसको, ठीक है, इन केस अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो। पर 50th जो होंगे वो आपके DY चंद्रचूड होंगे, ये मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है, मुझे लग रहा है यही होंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई चेंज आया तब तो मैं कमेंट कर दूंगा, अगर इसमें कोई चेंज नहीं आया तो ये आप मान के चलिएगा कि ये बिल्कुल सही से ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो DY चंद्रचूड यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो इनका पूरा नाम क्या है? आई थिंक इनका नाम है, आई थिंक देवी, एक मिनट जाओ, इनका नाम है आपका, ये है धनंजय यशवंत चंद्रचूड आपको देखने को मिल जाएंगे 50th वाले, ठीक है। ये नवंबर में इनकी अपॉइंटमेंट होने वाली है, तो मुझे नहीं पता आपको लेक्चर कब मिलेगा। नवंबर में अगर होगी इनकी अपॉइंटमेंट, अगर होगी तो आई थिंक 8-9 नवंबर के आसपास, तो ये देख लीजिएगा कि जब कंफर्म हो जाए तो, ओके। चलो एनीवेज, तो ये आपके हो गए। अच्छा 48th भी अगर देख लो एक बार, क्योंकि ये भी थोड़े से रीसेंट टाइम्स में ना, आपका एग्जाम जब पहले बनाने की बात, मतलब होने की बात की गई थी, तो उस टाइम पर जो थे वो थे आपके NV रमना, ठीक है। तो तीनों चीज याद रख लो, है ना, कभी कभार पूछ लेते हैं कि कौन सा कब था, है ना। 48 थे NV रमना, 49 था आपके U ललित, एंड 50 था आपके DY चंद्रचूड। ये आपके हो जाएंगे, मुझे पता नहीं अभी, जब आप वीडियो देखोगे तो आपके शायद हो भी चुके होंगे, ऑलराइट। अच्छा एक दो क्वेश्चन और भी देखते हैं, स्टैटिक वाले जो क्वेश्चन हल्के से देख लो कि फर्स्ट CGI कौन थे, फर्स्ट CGI ऑफ इंडिया कौन थे। ये भी बड़ा आसान याद रखना, आप देख लो कन्या से याद रख लो आप, हरिलाल कन्या, ठीक है, हरिलाल कान्या जी जो थे, ये हमारे क्या थे, आपके फर्स्ट CGI ऑफ इंडिया थे। अच्छा फर्स्ट फीमेल CGI ऑफ इंडिया जो है, जैसे कहते हैं कि फर्स्ट फीमेल CGI, एक मिनट जो, हाँ फर्स्ट फीमेल CGI ऑफ इंडिया कौन थी, ये थी आपकी फातिमा बीबी जी, ठीक है। अब तो खैर बहुत सारी फीमेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी बेंचेस वगैरह के अंदर, लेकिन फिलहाल के लिए सबसे पहली वाली जो थी हमारी फर्स्ट फातिमा बीबी थी यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा, ऑलराइट। चलो तो हमने बेसिक तरीका से पढ़ लिया कि ये क्या है, पूरा सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, और ये सबका हो गया सिस्टम। आगे बढ़ते हैं जरा, आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 2 कैसे कहता है। देखो मैंने आपको अभी क्या बताया, अभी आपको मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतने जजेस वगैरह आपके देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इसके रिगार्डिंग भी बात करनी जरूरी है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का मेंशन जिसमें किया गया है वो आपके आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के अंदर मेंशन किया गया है। और जब मैं अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर सिर्फ किसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, मैं सबके रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, यानी कि ऑफ ऑल 34 की जजेस की अपॉइंटमेंट किस तरह से होगी ये देखते हैं जरा। तो भैया अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग ये प्रोविजन मेंशन किया गया है कि भैया एवरी जज मतलब अगेन ऑल 34 के रिगार्डिंग बात हो रही है, एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। आपको पता है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट क्या करेंगे, आपके अपॉइंट करेंगे, ठीक है। लगभग सभी के सभी जो मेजर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट के साथ ही होती है। तो अगर आपको कभी भूल भी जाए दिमाग में, तो भी आप तुक्का भी मारोगे तो भी आपको आंसर पता होना चाहिए कि मेजर जो भी आपको देखने को मिलेंगे ऑफिसेस, उसमें प्रेसिडेंट की ही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अपॉइंटमेंट वाला केस, ठीक है। अच्छा क्या प्रेसिडेंट अपने आप अपॉइंट कर लेंगे? देखो अगर आपको पता है तो प्रेसिडेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव है। कहां पर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ये आपके जुडिशरी में अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। तो क्या कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है जुडिशरी के अंदर? नहीं हो सकता, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट तो यही कहता है ना। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी की क्या करनी पड़ेगी, कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। और कंसल्टेशन जो लेनी पड़ेगी वो क्या करेंगे, वो होगी जुडिशियल मैटर्स जो एसोसिएट कर रहे हैं लोग, उनसे ही आप क्या कर सकते हो, मदद ले सकते हो। यानी कि प्रेसिडेंट तो करेंगे अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद कौन होंगे यहाँ पर, मैंने बताया आपको जुडिशियल बॉडी होगी कोई ना कोई। अब जुडिशियल बॉडी ऐसा कोई लाइक प्रॉपर बॉडी नहीं है, बट एक तरह का ग्रुप है, इसे बोलते हैं अपन सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम आपको देखने को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम में कौन कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम में होते हैं सर, एक होते हैं उनके हेड कौन होंगे, हेड होंगे सर उनके CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और प्लस 4 यहाँ पर अलग मेंबर्स होंगे जो कि यूजुअली कौन होते हैं, आपके सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। समझो जरा, बहुत सीधी होगी, अब जरा समझने की कोशिश करो। देखो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम क्या है, एक तरह का ग्रुप है। इस ग्रुप में कौन कौन होंगे, यहाँ पर एक CJI होंगे और यहाँ पर आपके 4 मेंबर्स आपको और देखने को मिल जाएंगे। अब ये 4 मेंबर्स क्या करेंगे, ये नेक्स्ट आने वाले जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस होने वाले हैं, यानी कि ऑल 34 के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, और यहाँ पर अपने अपनी प्रेफरेंस को लेकर आएंगे, एंड देन दे विल वोट रिगार्डिंग इट। और उसके बाद मतलब उनका पूरा प्रोफाइल कच्चा चिट्ठा पढ़ने के बाद फिर क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है, देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर CJI कैसे होगा। मान लो CJI ही कोई लेकर लाना है, फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वाले जो होंगे
वो मोस्ट एक्सपेक्टेडली ये है कि अभी तक जो मतलब ऑफिशियल डेट तो नहीं आई, होपफुली जब आप वीडियो देखोगे तब तक फाइनल हो चुका होगा कि जो नेक्स्ट वाले होंगे वो DY चंद्रचूड़ बनने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे बनने वाले हैं? देखो जो पुराना CGI होगा, पुराना CGI कौन? मतलब यूयू ललित। अभी यूयू ललित जी क्या करेंगे? यूयू ललित विल बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलेजियम, और ये करेंगे सर आपके रिकमेंड करेंगे कि भैया क्या कौन कौन होने वाला है। तो सर पुराने CGI का बहुत बड़ा रोल होता है इन सिलेक्शन ऑफ द न्यू CGI के सिलेक्शन में उनका भी रोल होता है। तो ये मत कंफ्यूज कर लेना कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि जो DY चंद्रचूड़ है वो अपना अपॉइंटमेंट खुद कर लेंगे। अपना अपॉइंटमेंट नहीं, CGI मतलब फॉर्मर CGI के रिगार्डिंग यहाँ पर बात हो रही है। छोटी चीजें दिमाग में कभी कभार घर कर लेती हैं, इसलिए मैंने आपको समझाना सही समझा। ओके, वेरी गुड। आगे देखते हैं भैया अपॉइंटमेंट के बारे रिगार्डिंग तो अपने सर बहुत अच्छी बातें कर ली कि भैया अपॉइंटमेंट कैसे होता है क्या नहीं होता है, लेकिन सर इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? कौन इंसान बन पाएगा सुप्रीम कोर्ट का जज? क्या मैं बन सकता हूं? क्या आप बन सकते हो? इज देयर इज पॉसिबिलिटी? वेल लेट्स ट्राई टू सी दैट। देखो क्वालिफिकेशन के लिए क्या चाहिए यहाँ पर? पहली बात तो क्या होना चाहिए? आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, तो आपको पता ही है। यहाँ पर कोई ना मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं है, मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया जरूर होता है, लेकिन मिनिमम एज का क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पर सिनेरियो कि इधर एक्सपीरियंस का मैटर चलता है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट देखो 3 तरह के केस बन सकते हैं। एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो, 5 years ऑफ एक्सपीरियंस हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। 5 साल का एक्सपीरियंस हो, 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, ऐसे देते हैं एक्सपीरियंस एज, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, एज हाई कोर्ट जज। मतलब किसका जज बनना है आपको? सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। अब सुप्रीम कोर्ट कहां पर आता है सर? हाई कोर्ट के ऊपर आता है। ये आपका आ गया सुप्रीम कोर्ट, ये आ गया आपका हाई कोर्ट, और नीचे आ गया आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो क्या बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट का अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, देयरफॉर यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन एंड रेस्ट विल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। ऑलराइट, नेक्स्ट कम्स इज, ये तो एक केस हो गया। इसके अलावा भी कोई कंडीशन हो सकती है क्या? बिल्कुल। तो और एक कंडीशन आपको और देखने को मिलेगी। और कंडीशन क्या कहती है कि 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो, 10 years एक्सपीरियंस। कितना? 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज हाई कोर्ट जज नहीं होगा, इस बार क्या होगा? हाई कोर्ट का एडवोकेट होगा। हाई कोर्ट के अगर आप एडवोकेट भी रह चुके हो, हाई कोर्ट के एडवोकेट भी यहां पर रह चुके हो, तो भी मतलब क्या, एक तरह से लॉयर समझ लो। वैसे एडवोकेट, लॉयर, अटॉर्नी, देन ये सब क्या होती है, अलग अलग थोड़ी सी टर्म्स वगैरह हैं। खैर दैट विल बी टू मच ऑफ डेप्थ, ज्यादा उसमें नहीं घुसेंगे। आपको सब जो आपको बताना चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोले कि 10 साल का अगर आप क्या हो, एडवोकेट हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, 5 साल का एक्सपीरियंस एज अ हाई कोर्ट जज का है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दे बोथ आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, या फिर एक और इंटरेस्टिंग सा केस है, ये केस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। ये क्या बोल रहा है, या तो देखो दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है कि आपके पास हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं से आपका एडवोकेसी का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, यानी कि आपने कोर्ट के अंदर कुछ ना कुछ टाइम यहाँ पर काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया हो, इसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। लेकिन मान लेते हैं कोई इंसान जिसको कि हाई कोर्ट का जज भी नहीं रहा, हाई कोर्ट का एडवोकेट भी नहीं रहा, क्या वो भी अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। और ये जो केस है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस है। इसमें बोला गया है कि भैया अगर आप एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट भी हो, इसका मतलब क्या हो गया कि भैया ऐसे कोई इंसान जिसको क्या है, एक्सेप्शनल नॉलेज है लॉ के रिगार्डिंग। मतलब क्या, कोई बहुत ही ज्यादा, कोई मान लो प्रोफेसर हो गया, या फिर कोई कह लो कि ऐसा कोई इंसान जिसे क्या है, एक्सेप्शनल नॉलेज है लॉ के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलता हूं, आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। मैं ऐसा नहीं कह सकता, ऑफ कोर्स यार लॉ इज अ बिल्कुल डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, पर आई पर्सनली फील कि कंपेरेटिवली जो मेरे साथ के साथीगण हैं, या फिर जो लोग मेरे को जिन्होंने मेरे साथ प्रिपेयर वगैरह किया है, उनके साथ जब मैं डिस्कस करता था तो मुझे लॉ पढ़ने में काफी रुचि आ गई थी। ऑल्दो मैं साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, बट जब पढ़ते तो अच्छे से पढ़ना चाहिए ना, तो मैं लॉ की थोड़ी सी रुचि आ गई थी, तो मैं एक्स्ट्रा चीजें भी बहुत सारी पढ़ता हूँ। कुछ सेक्शंस हो गए, एक्ट्स वगैरह हो गए, सब चीजों के रिगार्डिंग हो गए, ऑर्डिनेंसेस वगैरह, और भी चीजें बहुत सारी हो गई, तो विच इज नॉट देयर इन पॉलिटी, उसके अलावा वाले टॉपिक हो गए। तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे क्या है, कंपेरेटिवली ठीक ठाक नॉलेज है किसके रिगार्डिंग, लॉ के रिगार्डिंग मुझे क्या है, नॉलेज है। क्या मैं हाईकोर्ट का जज रह चुका हूँ? नहीं। क्या मैं एडवोकेट रह चुका हूँ? नहीं। लेकिन अगर मान लो, मैं तो बोल रहा हूँ ठीक ठाक नॉलेज है, अगर मुझे एक्सेप्शनल नॉलेज होती किसके रिगार्डिंग, लॉ के रिगार्डिंग, तो भैया मैं अपनी एक्सेप्शनल नॉलेज को प्रूफ कर दूं, अगर मैं प्रूफ कर देता हूं, तो मैं डेफिनेटली अपना नाम इस नामांकन में, यानी कि नॉमिनेशन में डाल सकता हूं और अप्लाई कर सकता हूं इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। हाँ, अगर मैं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा वो बात अलग है, लेकिन पॉइंट इज आई कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सेम, राइट? आई होप दैट यू गेटिंग दिस पॉइंट। ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, मैंने यहां पर वैसे बताया था आपको, नो मिनिमम एज बिल्कुल भी नहीं है। ये सुन के बड़ा अजीब सा लगता है, बट ठीक है, नो मिनिमम एज का क्राइटेरिया, कोई मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं है। हम सब अप्लाई कर सकते हैं अगर जिस भी टाइम पे आपको ऐसे करके देखने को मिल जाए। ऑलराइट, चलो। अच्छा, एक पॉइंट मेरे को और याद आ रहा है, थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया। ठीक है,
आज थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है ना लेक्चर लेते हुए, काफी हबड़ा दबड़ी सी हो रही है ना लेक्चर में। चलो कोई, मैं थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश करता हूँ। क्या कहते हैं आपका कि जो ये है ना सीजीआई, अगर मान लो सीजीआई यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हुए तो क्या होंगे, कभी कभार क्या होता है कि सीजीआई अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते उस टाइम पर, तो यहाँ पर एक्टिंग सीजीआई बनाया जाता है। और एक्टिंग सीजीआई कौन होते हैं? यूजुअली द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं उन्हें एक्टिंग सीजीआई बनाया जाता है। तो एक्टिंग सीजीआई कैन आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम। दिस इज जस्ट अ वन एक्स्ट्रा टॉपिक जो कि हल्का सा याद रख सकते हो, मैं इसको ऐसे दिमाग में याद आ गया, वैसे आपसे कोई पूछेगा नहीं बट स्टिल आप याद रख सकते हो। ओके, नाउ मूविंग ऑन विद द सिस्टम ऑल टुगेदर। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक ये पढ़ा कि भैया कैसे कोई इंसान, मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट में कौन होते हैं, कैसे आते हैं, कौन कौन लाइक कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए उसके रिगार्डिंग, तो वो सब हमने पढ़ चुके हैं। अब पॉइंट बात करते हैं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 124 क्लॉज 4 ये बात करता है सर रिमूवल की। भैया हटाया कैसे जाएगा इनको, मतलब अगर मान लो देखो हटाने का सिस्टम क्या हो गया कि एक तो इनका टेन्योर का सिस्टम होगा कि कितनी इनकी एज है। सॉरी मैं बताना भूल गया ना, एक मिनट जाओ, मैं पहले वही मेंशन कर देता हूं, कि भैया इनकी जो मैंने आपको मिनिमम एज बताई ना, व्हाट इज द मैक्सिमम एज, कितने टाइम तक यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिकॉज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज में थोड़ा सा डिफरेंस, कुछ 2-3 जगहों पर डिफरेंस है और ये वन ऑफ द डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जज शैल रिटायर एट द एज ऑफ व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। ये जो नंबर है ना, जब मैं हाई कोर्ट आपको पढ़ाऊंगा तो ये नंबर कट के कितना हो जाएगा, 62 ईयर्स हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 65 ईयर्स, ठीक है। और मे रिजाइन टू प्रेसिडेंट, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि भैया ये कोई जो भी इंसान यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए को बन गया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जजेस की बेंच में आपका आ गया है, वो 65 साल की उम्र तक मैक्सिमम सर्व कर सकता है। और अगर इससे पहले उन्हें ऐसा लगता है कि भैया मुझे छोड़ना है तो ही और शी कैन रिजाइन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज आल्सो पॉसिबिलिटी। बट अब क्वेश्चन पे आते हैं यार, ये तो हो गया कि भैया वो कब तक मैक्सिमम सर्व कर सकते हैं, जब वो चाहे तब छोड़ भी सकते हैं, उसका प्रोविजन हमने पढ़ लिया। लेकिन अगर हमें उन्हें हटाना हो तो क्या होगा, ये आपका आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के अंदर आपका मेंशन किया गया है रिमूवल के रिगार्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिमूवल के रिगार्डिंग आपका किया गया है। अच्छा, किसी को भी अगर हटाना है तो कुछ ना कुछ क्या बताना पड़ेगा, ग्राउंड बताना पड़ेगा, भाई तुम्हें किस बेसिस पर हटा रहे हैं। तो यहां पर भी आपके 2 ग्राउंड्स, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। क्या ग्राउंड्स है आपके, ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल कौन से हैं? सबसे पहला जो आपका ग्राउंड आपका आता है दैट इज द प्रूव्ड मिसबिहेवियर। देखो बेसिकली यार अगर आप थोड़ा सा भी सोच के देखो तो ये कौन इंसान है, ये है सर बेसिकली इंसाफ के देवता, है ना। इंसाफ के देवता ही होगे ना, कि मतलब आपके जब कोर्ट के अंदर आप जा रहे हो, सही गलत का जो परिमाण कर रहे हैं, यानी कि जो मेजरमेंट करके बता रहे हैं कि भैया कौन सही कौन गलत, सर ये वो इंसान है जो कि ये दैट इज ऑन दैट पर्टिकुलर उपाधि पर ये लोग बैठे हैं। तो यार हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम ऐसे कोई इंसान को देखते हैं जो कि कहीं ना कहीं न्याय करने वाला है, अगर वो खुद ही क्या करे, मिसबिहेव करे, अगर खुद ही क्या करे, कुछ मतलब ऐसी चीजें कर दे जो कि एक इंटीग्रिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सीट ऑफ दैट पर्टिकुलर पोजीशन को हार्म करती है, तो भैया वो एक डेफिनेटली क्लॉज बन सकता है, एक डेफिनेटली ग्राउंड बन सकता है फॉर रिमूविंग दैट पर्टिकुलर पर्सन। नाउ सेकंड कम्स इज इनकैपेसिटी। व्हाट इज इट, इनकैपेसिटी। देखो आप खुद सोच के देखो, एक इंसान सर, उस इंसान जो यहाँ पर इस पोजीशन पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये टेबल पे बैठा है और सर यहाँ पर ये मुकदमा चल रहा है, इधर आपका एक और हो गया, इधर भी आपका हो गया, यहाँ पर खड़े होके जो भी यहाँ पर लोग आके अपने भाषण लेते हैं और इधर आपके वकील वाले हो गए, ऐसा आपने देखा होगा, है ना। अब ये इंसान सर दिन में कम से कम कितने, 5 केस, 10 केस, 2 केस, 3 केस भी सुनेगा। अब देखो एक हफ्ते के अंदर जब भी यहाँ पर ये क्या कहते हैं आपके कोर्ट में आ रहे हैं, सर कितने सारे केस यहाँ पर हैंडल करते हैं। अब इनके दिमाग में सोचो सर, जब ये घर जाते होंगे तो क्या क्या चलता होगा। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि क्या है आपका, एक वाइफ अपने पति को मार रही है ना, अपने मतलब हस्बैंड को किल कर रही है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को किल कर रहा है, ठीक है। दे आर लाइक डाइवोर्स केसेस भी कुछ ना कुछ यहाँ पर हैंडल कर लेते हैं। सर फिर ये देख रहे हैं कि सर बाप ने अपने बच्चे को मार दिया, है ना। देन रेप केसेस इज आल्सो हैंडलिंग। देयर आर मेनी लाइक मतलब कोई फैमिली डिस्प्यूट की वजह से सर किसी ने किसी को किलिंग कर दी, जैसे अभी रिसेंट भी कुछ केसेस आपको देखने को मिल जा रहे हैं, है ना। तो मतलब ये सबके सब यार इतना सारा कुछ दिमाग में डेली जब कचरा घुसता रहता है तो क्या होता है सर, क्या होता है, दिमाग कभी कभी क्या होता है कि सर थक जाता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है सर, समझ ही नहीं आता सर, मतलब दिमाग खप जाता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, एंड देन दैट इज सिचुएशन पॉइंट, है ना। उसके बाद सर सही गलत गया भाड़ में, सर अपने आप को ही अपना माइंड ही कंट्रोल नहीं हो पाता, बिकॉज हर चीज पर कहीं ना कहीं शक करने लग जाते हो, कहीं ना कुछ हो जाता है, तो दैट इज लाइक इनकैपेसिटी। अब इस स्टेज पर आकर आप ढंग से, आप सही तरह से
सही और गलत में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते। ये चीज आपने अगर में से ऑब्जर्व करनी हो, शायद आपने ऑब्जर्व करी हो, मैं आर्मी मतलब आर्मी एरिया से केवी था, मैं वहां पे पढ़ा हूं, तो मेरे कई सारे आर्मी बैकग्राउंड से दोस्त हैं मेरे, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैंने यहाँ पे चीज नोटिस किया कि उनके फादर्स वगैरह, जैसे फादर्स वगैरह जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, रिमोट पोस्टिंग वगैरह, या फिर कोई भी जो भी आर्मी में जिन्होंने सर्व किया है वो क्या करते हैं, काफी रिमोट पोस्टिंग वगैरह पे जाते हैं। मतलब सर वो इतने हार्श कंडीशन, इतने हार्श वेदर्स वगैरह को देख चुके होते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होता है कि जब वो एक स्टेज में आते हैं तो सर उनको ना पब्लिक में रहना सर थोड़ा सा पसंद सा नहीं रहता। दे आर लाइक दे फील वेरी अनकंफर्टेबल व्हेन दे आर इनटू टू मच ऑफ पब्लिक, है ना। और रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ पूरी जिंदगी बिताई होती है, तो सर वेरी डिफिकल्ट होता है कि एक नॉर्मल, एक इजी, एक डे टू डे लाइफ के अंदर कोप अप कर पाना। So that is a case with it. तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो कि mental retardation could be one of the case with it. Okay, चलो। अच्छा, ग्राउंड्स तो आपके हो गए डिसाइड। अब कैसे रिमूव किया जाएगा, प्रोसीजर बताओ सर। प्रोसीजर बताएं तो बिल्कुल सर, प्रोसीजर सर आपका बिल्कुल सिमिलर सा ही है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो आपको पता है हमेशा एक तरीका क्या होता है कि रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल, रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ये क्या होगा आपका पेश किया जाएगा। रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। अच्छा, याद क्या रखना है आपको, ये दोनों में से किसी भी हाउस में पेश हो सकता है, आइदर ऑफ लोकसभा और ऑफ राज्यसभा, किसी भी हाउस या किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में पहले पेश होगा फिर राज्यसभा में पेश होगा, या फिर पहले राज्यसभा में पेश होगा लोकसभा में पेश होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब किसी भी हाउस में आप शुरू कर दो, हाँ दोनों सदनों से पास जरूर होना चाहिए, ये तो आपको पता ही है। इनफैक्ट इसमें एक थोड़ा सा और भी प्रोविजन होता है कि अगर लोकसभा के अंदर पेश हो रहा है तो यहाँ पर कितने, यहाँ पर 100 मेंबर कम से कम इसके सपोर्ट में होने चाहिए, और अगर राज्यसभा के अंदर पेश हो रहा है तो यहाँ पर 50 मेंबर एटलीस्ट यहाँ पर सपोर्ट में होने चाहिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पर बोला जाता है, बट चलो ये डक में ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। एनीवेज, अब ये अगर पेश हो गया, पेश होने के बाद अगर ये एक्सेप्ट हो गया और उसके ऊपर क्या की गई, वोटिंग वगैरह की गई, तब जब वोटिंग इसके ऊपर की जाएगी तो वोटिंग सर किस प्रकार की आपको मेजॉरिटी चाहिए अगर रिमूव करना है तो भैया क्या रखना, याद रखना कि रिक्वायर्स व्हाट, स्पेशल मेजॉरिटी। कौन सी मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड। स्पेशल मेजॉरिटी का सिंपल सा मतलब क्या हो गया सर आपका 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ जो भी पर्टिकुलर हाउस है सर, उसकी क्या चाहिए आपको, हाँ चाहिए। अगर आपको हाँ मिल गई तो डेफिनेटली द रिमूवल इज सेट टू बी सक्सेसफुल। ये अच्छा, इसमें एक स्टेप और आ गया, सॉरी एक स्टेप और आ गया। इसमें क्या रहेगा कि फाइनली जो होंगे प्रेसिडेंट, उनको भी साइन करना पड़ेगा, है ना। फाइनली प्रेसिडेंट का भी अप्रूवल चाहिए होगा, ये थोड़ा बताना भूल गया मैं। फाइनली प्रेसिडेंट हैज टू साइन दिस, हैज टू साइन का मतलब क्या है सर, हैज टू साइन दिस मतलब क्या सर, इनके पास रिमूवल को हटाने का चांस नहीं है। अगर दोनों सदनों ने हाँ बोल दिया तो आपको हटाना ही पड़ेगा। इसीलिए अब देखो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फिर भूल सकते हो, फिर गड़बड़ कर सकते हो पेपर के अंदर। मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं कि क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट जज के जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वो 65 ईयर्स तक एज तक तो है, वो क्या कर सकते हैं आपके, ये आराम से यहाँ पर अपॉइंट रह सकते हैं। अगर इन्हें खुद हटना है तो किसको रेजोल्यूशन देंगे, दैट इज प्रेसिडेंट को रेजोल्यूशन देंगे। और अगर इन्हें हटाया जाना है, अगर इन्हें रिमूव करना है तो रिमूव भी कौन करने वाले सर, रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली। समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही बात, देखो समझो, फिर से फोकस करो। सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो 65 ईयर्स ऑफ एज तक खुद ये एप्लीकेबल रह सकते हैं, अपनी पोजीशन के ऊपर रह सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर रिजाइन करेंगे तो प्रेसिडेंट को करेंगे, अगर रिमूव करेंगे, अगर रिमूव किया जाएगा उन्हें तो भी प्रेसिडेंट के दोबारा ही रिमूव किया जाएगा, बिकॉज लास्ट अथॉरिटी किसकी है, सिग्नेचर किसका है, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर आपको देखने को मिल जा रहा है। ऑल्दो अगर बात करें कि रिमूवल का प्रोसीजर कौन स्टार्ट करेगा, तो रिमूवल का प्रोसीजर सर आपका लोकसभा राज्यसभा स्टार्ट करेगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। अच्छा, आपका फेवरेट क्वेश्चन कि सर इतना मेहनत करके पढ़ ही रहे हैं तो जरा बता दो कि सर आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या। देखो आज तक पूरा प्रोसीजर तो कभी तक भी फॉलो नहीं हो पाया। हाँ ये बात जरूर है कि एक जैसे 2-3 केसेस में स्टार्ट किया गया था। फॉर एग्जाम्पल 1993 के अंदर, ये पूछेगा नहीं पर आपको बता रहा हूं बस, 1993 के अंदर क्या किया था, आपके एक थे जस्टिस वी रामास्वामी, इनके खिलाफ क्या होता है ये स्टार्ट किया गया था। उसके बाद लेकिन ये पार्लियामेंट के अंदर क्या हो गया, खारिज हो गया, ये मतलब इसको स्पेशल मेजॉरिटी मिल नहीं पाई। इसके बाद सर क्या था, एक आपका था जस्टिस दीपक मिश्रा, ये केस आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, थिंक ये काफी लेटेस्ट केस था, 2018 या 2017 का केस था। तो जस्टिस दीपक शर्मा इनका नाम, सॉरी दीपक शर्मा नहीं, दीपक मिश्रा इनका नाम था। तो ये इनके खिलाफ ये शुरू किया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या किया गया, इस रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल जब पेश किया गया ना, मतलब पेश करना होता है, और पेश करने के लिए किसकी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी वहां पे हेड होंगे उस पर्टिकुलर हाउस के। तो लोकसभा केस में स्पीकर की हाँ होनी चाहिए, तब जाकर रेजोल्यूशन पेश हो सकता है। और राज्यसभा केस में क्या होनी चाहिए आपके, दैट इज चेयरमैन की हाँ होनी चाहिए, तब जाकर ये क्या होगा आपका पेश किया जाएगा।
अब हुआ ये कि जब रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल की डिमांड की गई कि चलो उसको पेश करते हैं, तो क्या किया गया कि भैया उससे उस टाइम ही ये स्पीकर ने क्या कर दिया, इसको रेजोल्यूशन को नलीफाई कर दिया, इसको हटा दिया, तो कभी आगे पेश हो ही नहीं पाया। ठीक है, ऐसे करके याद रखिएगा। आई थिंक उस टाइम पर वेंकैया नायडू जी थे यहाँ पे स्पीकर, तो उस टाइम पर आपको देखने को मिल गया था। ठीक है, चलो भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन तरह से हमने इस चीज को कवर कर लिया है। देखो ये तो होगी आपकी मेजर कहानी रिगार्डिंग ऑल द स्टफ ऑल टुगेदर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुछ और चीजों के रिगार्डिंग भी। एक टाइम देख लें जरा। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा हाँ, एक तो दो तीन चीजें और रहेगी, उनको फटाफट से कवर कर लेते हैं। सर एक आपकी आ रही है सर ओथ के रिगार्डिंग बात। किसके रिगार्डिंग बात? ओथ के रिगार्डिंग बात आ रही है। ओथ कौन दिलाता है सर इनको? ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट, एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट, एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो हर जगह प्रेसिडेंट का ही नाम आ रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ओके। और ये ओथ दिलाते किसके कहां पर मेंशन की है कि कौन सी ओथ दिलाएंगे यहाँ पर? अगर आपको याद आ रहा हो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से आपको बताया था कि जो ओथ है वो किसके शेड्यूल में मेंशन की हुई है, तो शेड्यूल नंबर आपके यहाँ पर 3 में मेंशन की गई है ओथ के बारे में, तो वहां पर ओथ आपकी दिलाई जाती है ऐसे करके। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें सैलरी के रिगार्डिंग, तो सैलरी के रिगार्डिंग प्रोविजन देख लेते हैं फटाफट से। सैलरी जो है सर आपकी ये डिसाइड कौन करती है? डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सर इनकी सैलरी को डिसाइड करती है, लेकिन क्या पार्लियामेंट इनकी सैलरी को देगी क्या? नहीं, पार्लियामेंट सैलरी नहीं देगी। एंड इज चार्ज्ड अपॉन CFI, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर क्या होगी ये मतलब वहां से आपका, यानी कि जो देश का सबसे बड़ा राजकोष होता है, वहां से आपकी ये सैलरी को विड्रॉ किया जाता है। आपको पता है तीन तरह के आपने पढ़े होंगे, एक होगा CFI, एक होगा आपका पब्लिक अकाउंट्स, एंड एक आपने पढ़ा होगा कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो आपको हल्का बता देता हूं, तो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, ये क्या होता है आपका इमरजेंसी फंड होता है। इसमें करीबन आपके 500 करोड़ रुपए यहाँ पर पड़े होते हैं। जब भी पार्लियामेंट सेशन के अंदर नहीं होती, या फिर कह लो कि आपके हमारे देश में कोई आपातकालीन स्थिति आ गई है, तो इन 500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अंदर पार्लियामेंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये किसकी कहने पर? प्रेसिडेंट के कहने पर इस फंड को सैंक्शन कर दिया जा सकता है, या इसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट को सैंक्शन कर दिया जा सकता है। ठीक है, देन ये जो CFI है, CFI है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इससे ये हमारे देश का सारा पैसा सर यहाँ पर पड़ा है। यहां से आपको 1 रुपया भी निकालना है, तो 1 रुपया भी निकालना है, तो सर यहाँ पर आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। पार्लियामेंट की हाँ के बिना सर आप वहां से 1 पत्ता, 1 रुपया, 1 पैसा भी निकाल नहीं सकते। तो सर इसी के लिए क्या होता है आपको पता है, बजट वगैरह पेश होता है। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था बजट के रिगार्डिंग। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, बजट के अंदर भी सर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं, वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पर बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, पर ऐसे ही आपको दिमाग में आया तो बता देता हूं। बजट के अंदर आपके 2 प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं। एक होता है आपका चार्ज एक्सपेंसेस। आप देखते हो हमेशा यहाँ पर लिखा होता है चार्ज अपॉन। क्यों लिखता हूं मैं बार-बार? मैं नहीं लिखता, ये क्यों नहीं लिखता कि सर इट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम CFI, बिकॉज चार्ज अपॉन जो है वो एक बहुत ही ऑफिशियल टर्म है। क्योंकि सर बजट के अंदर क्या होते हैं आपके 2 प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होते हैं आपके चार्ज एक्सपेंसेस, और एक होते हैं आपके मेड एक्सपेंसेस। तो मेड एक्सपेंसेस सर होता है बेसिकली बजट, और चार्ज एक्सपेंसेस होता है सर इसके ऊपर खाली क्या होता है, डिस्कशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कभी वोटिंग नहीं होती। बजट के ऊपर क्या होता है सर, वोटिंग होती है। वो मैं आपको सारा कुछ प्रीवियस बता चुका हूं, तो मुझे लगता नहीं वापस टाइम यहाँ पर वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पॉइंट सर याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब सर रह गया एक आपका पब्लिक अकाउंट्स। पब्लिक अकाउंट्स का काम क्या होता है सर? पब्लिक अकाउंट्स जो है ये सर वो वाला मुद्दा है जो कि ये वो पैसे हैं जो कि आपने, आपके फादर ने, आपकी मदर्स वगैरह ने, या फिर अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में कहीं ना कहीं सर्व कर रहे हो, तो आपको पता है आपका PF का पैसा कटता है, प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है, या फिर बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने भी अभी LIC थोड़े मतलब कुछ एक 1-2 साल पहले मैंने LIC कराई थी अपनी। तो सर LIC जगह जो आप पैसा डालते हो, जो भी मतलब गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट की एंट्री है ना LIC, तो अभी प्राइवेटाइजेशन हुआ नहीं है, हो जाएगा 10 साल के अंदर, आने वाले 10 साल के अंदर, लेकिन अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट की एंट्री है। तो उसके अंदर जो भी आपका पैसा यहाँ पर जा रहा है, तो क्या होता है सर, ये पैसा यहाँ पर इकट्ठा होता जा रहा है। अब ये जो पैसा है सर, ये आप ऐसा तो है नहीं कि अभी निकाल लोगे आप पैसा, आप तो बहुत सालों के बाद इन पैसे का निकालने वाले हो, इन पैसे का यूज करने वाले हो, है ना। PF सर ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के आसपास हम लोग निकालते हैं, या फिर कोई बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए तब लोग यहाँ पर अपना PF को तुड़वाते हैं और पैसा निकलवाते हैं। तो ये क्या पैसे इकट्ठा होते जा रहे हैं ना, इकट्ठा होते जा रहे हैं पैसे, तो इस पैसे को ऐसे पड़े रहने देंगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। तो क्या होता है सर, गवर्नमेंट जो है ना वो क्या करती है, बैंक की तरह काम करती है और इस पैसे को घुमाती है। जैसे आपको पता है कि आपके सेविंग अकाउंट में, जो आपके बैंक के अकाउंट है आपका, फॉर एग्जांपल SBI में अकाउंट है, कोई भी आपके बैंक में अकाउंट है, JK बैंक में आपका अकाउंट है, तो क्या होता है सर, आप जो अकाउंट के अंदर पैसे डालते हो, सेविंग्स बैंक के अंदर अकाउंट के पैसे डालते हो, तो ऑल्दो आपका बैलेंस 1 लाख रुपया शो कर रहा है, लेकिन अगर, या फिर मान लो 1 लाख नहीं से कर लेते 10 लाख कर लेते हैं, ये चलो थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए करते हैं, ऐसे मानते हैं कि आपके अकाउंट में अकाउंट बैलेंस कितना आपका 10 करोड़ रुपया है। तो आप अगर आप देखोगे ना, तो 10 करोड़ रुपया जो है आपका, ये तो आपका सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक टर्म्स में आपको दिखा रहा है,
लेकिन अगर आप बैंक में चले गए और बोला कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए आज के आज, कैश अभी का अभी चाहिए मुझे, तो क्या आपको 10 करोड़ रुपए मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सर वहां पर कुछ लिमिटेड अमाउंट के अंदर ही पैसा रखा होता है। बाकी सब पैसा क्या होता है, ऑल्दो आपका पैसा है, लेकिन क्या कर रहा है वो बैंक जो है ना, वो आपके पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, वो आपके 10 करोड़ से कम 15 करोड़ तो जनरेट कर ही लेगा, या फिर लोन वगैरह में बांट देता है। समझ रहे हैं बात? तो सर ये तरीका चलता है। इससे क्या होता है कि आपकी, इसे बोलते हैं मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी कहते हैं। और ये मतलब चलो इकोनॉमिक टर्म्स में, मैं ज्यादा इकोनॉमी में जाऊंगा नहीं, आई थिंक ज्यादा इकोनॉमी हो रहा है वैसे भी। तो बेसिकली क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है सर, ये गवर्नमेंट क्या करती है, पीएफ ईएफ का पैसा जो आप लोग डालते हो ना, इस पैसे को उठाकर ये आगे यूज कर सकती है अपने जो भी चीजें इनको ऑर्गेनाइज वगैरह करनी है उसके अंदर सर इसका इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन सर ये क्या है, गवर्नमेंट का पैसा है क्या? नहीं, ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक अकाउंट है। तो क्या करना पड़ेगा, इस पब्लिक मनी को वापस करना पड़ेगा। मतलब एक तरह की लायबिलिटी, एक तरह के लोन की तरह से पिक करती है और फिर इंटरेस्ट के साथ इसको क्या कर देती है, रख देती है। ये वाला काम आपको देखने को जाता है। खैर ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, इसलिए मुझे लगा कि आपको बता देता हूँ। इसको सबको साइड में रखते हैं, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी शायद, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से सीएफआई होता है सर, उस तरह से सीएफओएस भी होता है, यानी कि सर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट भी होता है। जिस तरह से सेंट्रल लेवल के ऊपर एक बजट होता है, वैसे यहां पर भी होता है, ठीक है। जितनी भी आपकी सैलरीज हैं ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह, जितनी भी आपका सीन है, सब कुछ आपका यहीं पर पड़ा होता है, सीएफआई के अंदर आपको पड़ा होता है। और ये जो लिखा गया ना सैलरी वगैरह यहां से आएगी, ये सब किसके अंदर लिखा गया, एक आपका सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट होता है, जो कि आपका 1958 के दौरान आपका एक्ट बना था। उसके अंदर इसका मेंशन किया गया कि इनकी सैलरी जो होगी वो यहां पर आपकी चार्ज की जाएगी। ऑलराइट, समझ में आ गया आपको बात? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। ओके ओके, बस सर इतना ही काफी है, आज के लिए इतना ही काफी है, जरा ज्यादा वरना मामला हो जाएगा। मैंने आपको भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको मैंने नहीं पढ़ाया है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। अच्छा सॉरी, एक दो चीज और सीख लो, फिर हम डेफिनेटली आगे बढ़ जाएंगे। इसकी सर सीट कहां पर है, ये सर कहां पर सिचुएटेड रहेगा? तो सर ये जो है आपकी ना, ये आपका आर्टिकल नंबर 130 में मेंशन किया गया है, आर्टिकल नंबर 130 के अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है। मैं आपको कल पढ़ाऊंगा 131 से आगे, ठीक है। 130 के अंदर आपका मेंशन किया गया है कि जो इसकी सीट रहेगी ना, वो कहां पर रहेगी, जहां पर भी प्रेसिडेंट भाई साहब और प्लस आपके सीजेआई दोनों के दोनों मिलकर जहां पर डिसाइड करेंगे ना, वहां पर होगी। दोनों के दोनों मिलकर जहां पर डिसाइड करेंगे सर, वहां पर होगी। डिसाइड जहां पर करेंगे वहां पर होगी। अब फिलहाल के लिए लोगों ने डिसाइड कहां पर कर रखा है कि ये बनेगी आपकी दिल्ली के अंदर, ये आपकी रहेगी दिल्ली के अंदर, इसलिए आपने जो आइकॉनिक सी बिल्डिंग है वो आपने देखी भी होगी, ठीक है। अगर कल को ये उठकर बोलते कि नहीं ये दिल्ली में नहीं, हमें तो क्या चाहिए, श्रीनगर में चाहिए, तो श्रीनगर में बन जाएगी, फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। ये आप बस याद रखना कि ये जो भी है आपकी, जो जहां पर लोग चाहेंगे वहां पर आपकी बनेगी, दैट इज केस विद इट। ओके, अच्छा, पहली बार दिल्ली के अंदर तो बोल ही दिया मैंने। एक बात मुझे बताओ जरा, पहला सुप्रीम कोर्ट बना कब था दिल्ली के अंदर? तो सर ये भी डेट आप याद रख लो, कभी बार क्वेश्चन में ऐसे गंदे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये बना था आपका 28 जनवरी 1950 को सर, आपका ये दिल्ली के अंदर आपका पहला सुप्रीम कोर्ट, जब पहली मतलब कह सकते हैं आपकी वहां पर फॉर्म हुआ था। ये किस एक्ट के अंदर फॉर्म हुआ था? एक्ट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के तहत यहाँ पर आपका फॉर्म हुआ था, ठीक है। अच्छा, वैसे सबसे पहले कौन सा फॉर्म हुआ था? सबसे पहले जो आपका था वो आपको पता है, सबसे पहला तो आपका फोर्ट विलियम में जो आपका बना था, दैट इज फर्स्ट जो आपका सुप्रीम कोर्ट था, ये आपका कैलकाटा में बना था, ठीक है। और किस एक्ट के अंदर बना था? ये था आपका रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। और बना कब था? ये आपका 1773 एक्ट के अंदर के तहत बना था, लेकिन वैसे कब बना था? 1774 के अंदर आपका बना था, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको अच्छे से पढ़ाया था, टॉपिक पूरा का पूरा, आप वहां पर जाकर डेफिनेटली जाकर देख सकते हो। आई होप आपको उसमें कोई दिक्कत वाली कोई मतलब इसमें दिक्कत ऐसा कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, ठीक है। दैट इज इट। तो आज हमने पढ़ा सर किसके बारे में? आज हमने पढ़ा एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट बोलते हैं, या फिर सर कहते हैं सबसे सुप्रीम मोस्ट कोर्ट, या फिर जिनको बोलते हैं गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी सबकी जो टर्म्स होती हैं, ये सबकी सब क्या होती है, इनके लिए यूज होती हैं। या फिर कभी कभार बोलते हैं कि फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इनके रिगार्डिंग भी यही टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब जो भी है सबके सब कौन है? सबके सब वर्ड है आपके सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा इसके अंदर, फिलहाल के लिए बाय द वे थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक होती है सर आपकी ज्यूरिसडिक्शन। कई प्रकार की ज्यूरिसडिक्शन आपको देखने को मिलती है सर, उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ में सर मैं आपको हाई कोर्ट भी पढ़ा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? बिकॉज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो सर वो आप साथ में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरह से समझ आ जाएंगे। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। दिस इज मी आकाशदीप साइनिंग ऑफ। सी यू द नेक्स्ट टाइम, टिल देन गाइस टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।